हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है एनसीईआरटी सिलेबस चैप्टर 15 एयर अराउंड अस, थर्ड पार्ट। तो आगे के दो वीडियो लेक्चर में हमने देखा इन एयर, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन जो होता है एयर के अंदर वो होता है 78%, जो आपको यहाँ दिखाया है। ओके, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन वो होता है 21%। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और जो बाकी अदर जो गैसेस है वो होते हैं 1% होते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में हमने बात की है यहाँ। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। तो यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी है, टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर, हीट इट स्लोली इन ट्रिपॉइड स्टैंड। उसको ट्रिपॉइड स्टैंड के ऊपर रख के उसको हीट दो। वेल बिफोर द वाटर बिगिन टू बॉईल, तो उसको धीरे धीरे उबालने की जब शुरुआत होती है, लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस। आप अंदर के सरफेस में आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, कंटेनर डू यू सी टाइनी बबल्स। यहाँ टाइनी जो बबल्स है वो अंदर की ओर आपको दिखाई देंगे, जो यहाँ पिक्चर्स में भी आपको देखो ये दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ जैसे कि ये ट्रिपॉइड है तो देखो उसके अंदर ये टाइनी बबल्स जो है ना, ये टाइनी बबल्स आपको दिखाई देंगे। फिर पानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आप हीट करते हो यहाँ, तो देखो ये जो वाटर है उसको आप ज़्यादा हीट देते हो तो ये हीटिंग होने के बाद उसकी भाप यानी कि वेपर बन जाता है। क्या बन जाता है? वेपर बन जाता है ना। एक्टिविटी 5 थोड़ा आप ऑब्जर्व करना, आपको आइडिया आ जाएगा। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। ये जो बबल्स है वो एयर जो है, जो एयर अंदर डिजॉल्व होती है पानी के अंदर, जो बबल्स होते हैं, तो व्हेन यू हीट द वाटर, आप पानी को ज़्यादा से ज़्यादा हीट दोगे, टू बिगिन विथ द एयर डिजॉल्व इन इट्स एस्केप। तो ये जो शुरू शुरू में क्या होगा, एयर है वो धीरे धीरे दूर होती है। एज यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर itself turn into vapor and finally begin to boil, और at last finally वो hot होता है, मतलब उबलने लगता है। We learn in chapter 8 and 9 that the animal living in water use the dissolved oxygen in water। तो आगे चैप्टर 8 और 9 में बताया है कि जो एनिमल्स है वो पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी के अंदर भी ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व होता है। The organism that live in soil also need oxygen to respire। ज़मीन के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन सबको रिस्पायर के लिए ऑक्सीजन है वो चाहिए ही, है ना। हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए उनको कितनी हवा, एयर है वो उनको चाहिए होगी, और वो कैसे वो एयर को एक्सेप्ट करते होगे, उनको कितनी एयर चाहिए, वो रिस्पिरेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ आपको एक एक्टिविटी बताई है, टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन बीकर। जो सूखी हुई मिट्टी है उसका एक लंप ले लो बीकर के अंदर, एड वाटर टू इट, उसके अंदर पानी डाल दो, एंड नॉट व्हाट हैपन, और आप देखो कि क्या होता है। तो मान लो कि ये मिट्टी है और पानी के अंदर डाल दिया है, तो उसके अंदर से, मिट्टी के अंदर से यहाँ धीरे धीरे क्या होता है, उसके बबल्स निकलते हैं। डू यू सी बबल कमिंग आउट फ्रॉम सॉइल, दिस बबल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल। तो मिट्टी के ये अंदर ये पहले से ही एयर जो है वो प्रेजेंस है। when the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles, the organism that live inside the soil and the plant root respire in the air। तो ये जो मिट्टी है ज़मीन के ऊपर, जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म
जो रहते हैं, इवन जो प्लांट्स है उसके रूट्स के अंदर भी वो ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ आपको ये वेपर के बारे में बता दिया, हीटिंग के बारे में। अब यहाँ बताया है, हाँ, of burrow and holes are formed in deep soil by the animal living in the soil। तो ज़मीन के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं वो डीपली अपना खुद का बुरो यानी कि होल बनाते हैं। These burrow also make a space available for air to move in and out of the soil। तो किस तरह से हवा जो है वो मिट्टी को छेद करके भी अंदर चली जाती है और उसको आने जाने की, एयर आने जाने की जगह बनाते हैं। When it rains heavily, water fills up all the space occupied by the air in the soil। In this situation, animal living in the soil have to come out for respiration। और जब भारी बारिश होती है तब क्या होता है, पानी है वो धीरे धीरे अपनी जगह बनाता है और हवा ने जो अपना स्पेस बनाया है वहाँ पूरी जगह पानी है वो स्टोर हो जाता है। Could this be the reason why the earthworm come out of the soil only during रेनी सीजन? मतलब कि जब हैवी रेन्स होती है तो उनको वहाँ अंदर पानी जब स्टोर होता है तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो भारी बारिश की वजह से जो अर्थवर्म है वो बाहर आ जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर डज नॉट गेट एंड यूज up through a large number of organisms and consuming it? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? हमें ये जान के भी बहुत आश्चर्य होगा कि इतने सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं वो एटमॉस्फेयर में किस तरह से उनको ऑक्सीजन मिलता होगा। अब जस्ट इमेजिन कर दो स्टूडेंट्स कि अगर ऑक्सीजन अब हमें न मिले तो वो कब खाली हो जाता होगा, कब वो एटमॉस्फेयर में वापस आ जाता होगा। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो यहाँ इस पैराग्राफ में आपको यही बताया है कि हमें ये आश्चर्य होगा कि इतने सारे लॉट्स ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है वो एयर को कंज्यूम किस तरह से करते होंगे, कौन उसको रिफिलिंग करता होगा ऑक्सीजन को इन द एटमॉस्फेयर। उसके बाद बताए हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। In chapter 7 we need about photosynthesis। In this process plant make their own food and oxygen and produce along with it। चैप्टर 7 में बताया है कि प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस की वजह से अपना खाना खुद बनाता है। प्लांट ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट दैट दे कंज्यूम। दैट इज़ वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन को कंज्यूम भी तो करता है बट साथ में वो क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस की वजह से वो अपना खाना खुद बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन प्योर होके रिलीज करता है जो हमें प्योर ऑक्सीजन मिलता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट। और हम बता सकते हैं कि प्लांट के बिना एनिमल की लाइफ सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration plant and animal and by the photosynthesis in plant। These show the interdependence of plant and animals। तो ये तो एक सच बात है कि एनिमल्स जो है वो प्लांट्स के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो मात्रा है, जो उसकी क्वांटिटी है वो एनिमल और प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेड है। क्योंकि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस की वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से PHOTOSYNTHESIS फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स और एनिमल है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेड है। तो प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस में अपना खाना खुद बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर जो है अपना इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है। वी कैन नाउ एप्रिसिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज़ फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो हमें अब ये भी समझ में आ गया होगा कि लाइफ जो है उसको
सर्वाइव करने के लिए एयर जो है वो इस अर्थ के ऊपर कितनी इम्पॉर्टेंट है। आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर? हैव यू हियर्ड अबाउट अ विंड मिल? यस, विंड मिल, ओके, जो आपको यहाँ पिक्चर्स में दिखाई दिया है। द विंड मिल मेक द विंड रोटेट्स, जो विंड व्हील है वो रोटेट्स होता है। द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल एंड टू रन फ्लोर मिल्स। विंड मिल आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल है तो वो ट्यूबवेल में जो है वो पानी निकालने के लिए, जो ग्रेन्स है वो फ्लोर करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग, याट, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन। तो जो एयर है उसमें ग्लाइडर्स मतलब के एयर के अंदर वन टाइप ऑफ प्लेन्स जो होता है ग्लाइडर्स, पैराशूट और जो एरोप्लेन है प्लेन है उसको रोटेट करने में हेल्पफुल होता है। बर्ड्स, बैट एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, और एयर के प्रेजेंस में जो बर्ड्स है बैट्स है वो फ्लाई करते हैं। एयर ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्स ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट्स। एयर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। तो ये जो एयर है वो सीड्स को स्प्रेड करने में और एक जगह से दूसरी जगह जब वो पॉलन होता है मतलब कि जब वो ग्रो होता है उसमें उसका इम्पोर्टेंस रोल है। तो यहाँ देखो आपको विंड मिल बताया है ना। विंड मिल्स तो किस तरह से ये रोटेट होता है, इस तरह से मतलब ये पूरा मूवमेंट्स होता है। आप सौराष्ट्र की ओर जाओ या कच्छ में मांडवी की ओर जाओ तो ये विंड मिल जो है वो इस तरह से रोटेशन में होता है ना। इसको कहते हैं विंड मिल, WINDMILL, विंड मिल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम चैप्टर में लास्ट में हमारी जो समरी है उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। एयर इज फाउंड एवरीवेयर। एयर इज इनविजिबल, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, वी कैन जस्ट फील। एयर ऑक्यूपाई स्पेस बट एयर हैव नो डिफाइंड शेप। एयर का कोई शेप नहीं होता। एयर हैज़ वेट, कैन बी कॉम्प्रेस एंड एक्सटर्ड प्रेशर। ओके, फिर यहाँ बताया है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ये मैंने आगे के वीडियो लेक्चर में भी बताया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड फ्यू अदर गैसेस, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। तो यहाँ जो एयर के रिलेटेड आपको यहाँ बताया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। 78% इसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन है एंड 21% जो है वो है ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन है। तो यहाँ चैप्टर में आपने देखा होगा कि किस तरह से एयर जो है, दूसरा स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ एक थोड़ा मेन बात है यहाँ, नाइट्रोजन है वो 4/5 पार्ट है एयर में। यस, 4/5, PART, 4/5 पार्ट है वो एयर है। तो यहाँ चैप्टर जो है वो हम फिनिश करते हैं। विंड मिल के बारे में हमने देखा तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ऑपरेट फ्लोर मिल, है ना। ट्यूबवेल जो है एयर की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की स्टूडेंट्स थोड़ी बात कर दे तो एयर डज नॉट हैव एनी कलर्स, इट्स अ ट्रांसपेरेंट एंड एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। एयर जो है उसका वज़न होता है। तो ये हमारा वीडियो लेक्चर था, लास्ट वीडियो लेक्चर था। आपको हमारा ये पूरा चैप्टर एयर अराउंड अस समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।